My lovely students, welcome to our logical. In this session, we'll be discussing some more quantitative aptitude questions for your examinations. Start करते हैं. And if you're not already subscribed, to make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. चलो, first question of the day लेते हैं. पहला question. The number 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311 is divisible by 3 or not, and whether it is also divisible by 11 or not. That we have to find out in this question. 311, how many times total? 7 times in succession. Again 7 times. तो अगर 3 से डिविजिबल होना है तो दिस मस्ट बी, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स फॉर दैट. अब 311 आ रहा है टोटल 7 टाइम्स, और 311 का सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 3 + 1 + 1 5. तो 5 × 7 होगा 3 4 5 6 7 टाइम्स. तो 5 × 7 सम ऑफ डिजिट्स विल बी इक्वल टू 35, and 35 is not divisible by 3. So our number will also not be divisible by 3. तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3. अब चेक करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाई 11 और नॉट. ओके, सो वन वे इज टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स. टोटल सम तो हमें 35 पता है, तो अगर हम किसी भी एक प्लेस का सम निकाल लें तो सब्ट्रैक्ट करके दूसरा भी हमें सम मिल ही जाएगा. ठीक है, सो ऑड प्लेस डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं. तो 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8 9 10 13 14 15 and 3 18. So 18 is the sum of odd place digits. 17 must be the sum of even place digits. तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 1 का, एंड दैट इज वाई दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 11 फॉर श्योर. ओके, नॉट डिविजिबल बाई 11 फॉर श्योर. क्लियर है? एक सेकेंड, पूरा सम किया ना. 4 4 8 to 10 14 18, लास्ट में एक छोड़ दिया 19 आएगा. 19 and 16 will be the numbers, 19 and 16. But anyway, this is not divisible by 11 either. ठीक है, so neither divisible by 11 nor divisible by 3. Option D will be the answer. बट ये तो हो गया एक अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का, 11 से डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने का. बट दिस नंबर इज वेरी स्पेशल इन दैट सेंस कि देखो, अगर कभी भी हमें नंबर दिया है इस फॉर्मेट में कि ABC, if you are seeing this format, then that number is always divisible by 11. Always divisible by 11. Or in fact, ABC, this number is basically 1001 into ABC. ABC are digits. अब वो सेपरेट भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल 235. दिस नंबर इज बेसिकली 235 into 1001. और 1001 हमारा क्या होता है? दिस इज बेसिकली 7 into 11 into 13. लेकिन दिस नंबर इज divisible by 7 as well as 11 as well as 13. क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब ये इक्वल हो कुछ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 225 स्टिल इट इज डिविजिबल बाय 7 11 and 13 बिकॉज दिस इज 225 into 1001. एज सिंपल एज दैट. अब इसी क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? यहां पे वी हैव 311 311 311 311 311 311 एंड 311. ओके, और नंबर को हम पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये पूरा नंबर मेंशन है तो वी कैन राइट दिस एज, भाई ये पार्ट ले लो अगर हमने, तो कह सकते हैं इसके बाद में सारे के सारे जीरो ऐड कर दिया और फिर उसके बाद में सेपरेट नंबर ऐड कर दिया. इजंट इट सो? सो वी कैन ब्रेक नंबर इनटू पार्ट्स टू फाइंड आउट डिविजिबिलिटी. सो वी नो फॉर श्योर दैट 311 दिस पार्ट, दिस इज डिविजिबल बाई 11. भाई एक्चुअली ये नंबर क्या है? अगर दो पार्ट से ब्रेक करोगे दिस विल बी 311 फॉलोड बाई 15 जीरोज, और फिर उसमें तुमने ऐड किया है 311 311 311 311 311. समझ रहे हो ना ये बात? ठीक है, सो बाय दैट लॉजिक वी कैन से दैट दिस नंबर हियर, अगर ये डिविजिबल बाई 11 है तो ये पूरा नंबर, उसके बाद तो जीरो ही आ रहे हैं सारे के सारे. सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11. सो दैट वे वी कैन कैंसिल आउट दिस पार्ट, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी तो 100 से 11 से हमने चेक कर लिया. दिस इज डिविजिबल बाई 11. सिमिलरली फॉर दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11. सिमिलरली फॉर दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11. तो शक्ल देख के पता चल रहा है दिस इज डिविजिबल बाई 11. तो बच गया सिर्फ और सिर्फ लास्ट में त्रिवेदी 311. ठीक है, सो अब इस 311 को हमें चेक करना है कि वेदर दैट इज डिविजिबल बाई 11. तो ये तो आसान है ना. 3 + 1 is 4,
4 - 1 इज नॉट नीदर 0 नॉर 11, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल बाई 11 नहीं होगा। हाँ, अगर 311 11 नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा होता, 6 नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा होता या फिर 8 नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा होता, तो डेफिनेटली दिस नंबर वाज डिविजिबल बाई 11 फॉर श्योर। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, use the table about the speed of a train over a 3-hour period. The time counted does not begin from starting of the train at time t measured in minutes after the beginning of the time period. Which of the following gives the speed of the train in accordance with the table? तो हमें गिवन है टाइम इन मिनट्स एंड स्पीड एट एनी गिवन टाइम। तो एट टाइम इक्वल टू 0, एट 0 हमारा स्टार्टिंग टाइम नहीं है, कहीं मिडिल में हमने टाइमर को अपने स्टार्ट किया 0 से, तो टाइमर इज एट 0 एंड स्पीड इज एट 40। जब टाइमर हमारा 30 पे है, 30 मिनट्स, स्पीड इज 45। टाइमर इज एट 45, स्पीड इज 47.5। टाइमर है 60 पे, स्पीड है 50। 90 पे स्पीड है 55, 120 पे 60, 150 पे 65, 180 पे 70। तो अगर हम सिंपली ऑब्जर्व करें तो 0 पे 40 है और 1 आवर के बाद में 60 मिनट्स पे 50 है, यानी स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई 10 से। t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड इज 40, t इज इक्वल टू 60 पे स्पीड इज 50, 10 से इंक्रीज कर गई। सिमिलरली फिर t इज इक्वल टू 120, यानी कि आफ्टर 2 आवर्स स्पीड हो गई 60, यानी कि फिर से 10 से इंक्रीज किया है, एंड एट t इज इक्वल टू 180 स्पीड इज 70, यानी कि स्पीड इज इंक्रीजिंग बाई 10 पर आवर, इंक्रीजिंग बाई 10 किलोमीटर पर आवर। Isn't it so? ठीक है, क्वेश्चन इज आस्किंग एट टाइम t measured in minutes after the beginning of the time period, which of the following gives the speed of the train in accordance with the table? In accordance with the table. So clearly time speed is increasing by 10 किलोमीटर पर आवर, बट हमें टाइम मिनट्स में दिया है और हमें इक्वेशन भी मिनट्स में ही निकालनी है। तो 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करिए या डिवाइड बाई 60, सो वी कैन से दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग बाई 10 by 60 किलोमीटर पर मिनट, विच विल बी 1/6 किलोमीटर पर मिनट। तो स्पीड इनिशियली है 40, टाइम इक्वल टू 0 पे 40 है, तो स्पीड विल एट एनी टाइम t विल बी इक्वल टू 40 प्लस 1/6 से पर मिनट इंक्रीज कर रही है, तो टाइम t के बाद में हो जाएगी t इंटू 1/6। इतना ऐड कर दोगे, इतना एडिशनल हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू 40 प्लस t इंटू 1/6। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अगर यहीं पे टाइम हमारा आर में होता तो आंसर होता 40 प्लस 10t इफ t वॉज इन आवर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, 40 प्लस t/6 विल बी आवर आंसर। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लीनियर हमें दिख ही रहा है कि स्पीड लीनियरली बढ़ रही है, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड लेटर से इज इक्वल टू स्टार्ट तो 40 से हो रहा है, एट टाइम इज इक्वल टू 0, 40 पे है, तो 40 प्लस सम कांस्टेंट k इंटू टी, और फिर किसी भी एक दूसरी वैल्यू को फिट करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 30 t इज इक्वल टू 30 पे 45 है, तो t इज इक्वल टू 30, स्पीड इज 45, तो 45 इज इक्वल टू 40 प्लस k इंटू 30 और 30k, तो यहाँ से 30k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 एंड k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5/30 विच इज इक्वल टू 1/6। तो पुट कर देते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में और s इज इक्वल टू 40 प्लस t/6 आंसर अपना हो जाता है। ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सिंपल बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल बी हैविंग अ क्वेश्चन सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि डेटा क्या है एग्जैक्टली। अ मेटलर्जी प्लांट प्रोड्यूसेस 4 बेस मेटल्स P, Q, R एंड S। बेस मेटल्स है हमारे पास 4 P, Q, R एंड S। These metals are mixed in various proportions to create industrial alloys. The properties of the pure base metals are given below. When metals are melted and mixed, resulting property, whether that is a density or thermal conductivity, is weighted average of the components based on the weight of metals used. ठीक है, जैसे हमने मेटल्स को मेल्ट किया और मिक्स किया, रिजल्टिंग प्रॉपर्टी अब वो डेंसिटी है या थर्मल कंडक्टिविटी है, दिस इज वेट एवरेज ऑफ द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन वेट ऑफ द मेटल यूज्ड। और हमें डेटा गिवन है फॉर PQRS, डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड कॉस्ट पर किलोग्राम इन डॉलर्स, दैट इज ऑल्सो गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन, alloy titan 1 is created by mixing metal P and metal S such that the resulting density is 10 gram per centimeter cube, and alloy titan 2 is created by mixing metal Q and metal R such that the resulting thermal conductivity is 256, ठीक है, 256 watt per mk। ठीक है, if titan 1 and titan 2 don't bother about द डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें सिंपली एवरेज लेना है, वेट एवरेज लेना है। ठीक है, अब वेट एवरेज हम ले सकते हैं वेट एवरेज के फॉर्मूला से भी, ठीक है, अदरवाइज हम वेट एवरेज ले सकते हैं एलिगेशन अप्लाई करके भी। ठीक है, तो हम एलिगेशन यूज करेंगे, दैट इज मच सिंपलर। इफ टाइटन 1 एंड टाइटन 2 आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शंस
by weight to create a superalloy, what is the cost per kilogram of this superalloy? ओके, सो पहले बात करते हैं टाइटन 1 का में निकालते हैं कि टाइटन 1 में P एंड S का रेशियो क्या होगा. सिमिलरली वी नीड टू फाइंड आउट टाइटन 2 में Q और R का रेशियो क्या होगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन मिक्स both alloys in equal quantities. So first of all, Titan 1. For Titan 1, we are mixing P and S, metal P and metal S. And ultimately density आ रहा है 10. So alligation लगा लेते हैं. P का density is 4 and S का density is 12. And average density, weight average density comes out to be equal to 10. After alligation, 12 minus 10 is 2, 10 minus 4 is 6. So ratio of P and S is 2:6 or 1:3 effectively. So Titan 1 का तो हिसाब किताब मिल गया. Similarly for Titan 2. In Titan 2, after mixing Q and R, we are getting resulting thermal conductivity as 256. So Q और R को mix कर दो. Thermal conductivity for Q is 200. For R, this is 340. So average comes out to be 256. So 340 minus 256 is 84 and 256 minus 200 is 56. तो रेशियो आ गया हमारा 3:2. ओके, तो यहाँ से हम टाइटन 1 एंड टाइटन 2 को अल्टीमेटली मिक्स करना है इन इक्वल प्रोपोर्शंस, यानी कि इक्वली लेना है, और वी नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर केजी ऑफ दिस सुपर अलॉय. तो कॉस्ट पर केजी टाइटन 1 का निकाल लेते हैं, कॉस्ट पर केजी टाइटन 2 का निकाल लेते हैं, देन उनका जो एवरेज होगा, बिकॉज बोथ आर इन इक्वल क्वांटिटीज, तो उनका जो एवरेज होगा दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है, सो फॉर टाइटन 1 क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट पर केजी. टाइटन 1 में रेशियो आ रहा है फॉर पी एंड एस 1:3, और कॉस्ट ऑफ पी इज 50 एंड कॉस्ट ऑफ एस इज 250. सो एवरेज कॉस्ट फॉर टाइटन 1, not Titan P, that will be equal to 1 into 50 plus 3 into 250 divided by 1 plus 3, which is equal to 4. So 50 plus 750, 800 by 4, cost comes out to be $200 per kg. For Titan 2, cost will be 3:2 के रेशियो में Q and R, 3 into 80 plus 2 into 120 divide by 5. So 240 plus 240, 480 by 5. 480 by 5 will be equal to $96 per kg. Okay, $96 per kg. So 200 is the cost for Titan 1, 96 is the cost for Titan 2, और दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है, तो 200 plus 96 by 2, एवरेज आ जाएगा हमारा $148 per kg. This will be our cost per kg of the super alloy. Option B will be the answer. Clear है? Next question. An ingot is made initially of pure metal R. A process is performed where 20% of the ingot weight is removed and replaced with pure metal P. This process performed a total of 2 times, यानी कि एक बार परफॉर्म किया फिर से दोबारा परफॉर्म करेंगे. What is the density of the final alloy after the second replacement? ठीक है, density of the final alloy after the second replacement. Initially we have pure metal R, and in this process we are replacing 20% of ingot. 20% we are replacing. तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 80% विल बी रिमेनिंग फर्स्ट प्रोसेस के बाद में. तो अल्टीमेटली रेशियो फाइनली रेशियो क्या आ जाएगा? फाइनली रेशियो आ जाएगा आर का प्योर पूरे टोटल में. दैट रेशियो विल बी, इनिशियली तो प्योर था, इनिशियली इट वाज आर कंप्लीटली प्योर मेटल आर था, तो 1 यूनिट था समझ लो. ठीक है, कि क्या कहेंगे इसको, कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई टोटल, दैट वाज इनिशियली इक्वल टू 1. एंड रिप्लेसमेंट फैक्टर क्या आ रहा है हमारा? 20% को रिप्लेस कर रहे हैं, तो बच रहा है हमारा 80%, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 80% विच इज 4/5, और सेकेंड टाइम फिर से अगेन 4/5, तो 16/25 हो जाएगा फाइनली. ठीक है, सो इफ टोटल इज 25, आर इज 16 आउट ऑफ दैट, तो आर इज 16, टोटल 25 है, तो रिमेनिंग क्या आया होगा? रिमेनिंग तो पी आया होगा, तो पी मस्ट बी इक्वल टू 9. आर इज 16, पी इज 9. ओके, और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है डेंसिटी क्या होगा, तो बस वेट एवरेज निकाल लेना है फॉर आर एंड पी, 9 and 4. तो डेंसिटी हमारा क्या आ जाएगा? 16 इज आर, तो 16 इंटू आर कितना है? 9, प्लस 9 इज पी, तो 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 प्लस 9. ठीक है, सो 144 प्लस 36
divide by 25, 180 upon 25, which will be 36 by 5, which is 7.2 gram per centimeter cube. 7.2, option C will be the answer. Okay. Next question. A client requires an alloy with a thermal conductivity of exactly 355. To minimize the production cost, which two metals should be mixed and what would be the cost per kg of that specific mixture? We need a thermal conductivity of 355 और mix किसी को भी कर लो, that is not the bother. ठीक है, पर्पस क्या है हमारा? We need to minimize the production cost. That is the whole intention. But average हमें चाहिए 355 और अगर average 355 चाहिए तो one metal should be having thermal conductivity more than 355 और फिर एक metal का less than 355 होगा. ओके, सो कॉस्टलीस्ट आइटम हमारा कौन सा है? एस है, और एस का थर्मल कंडक्टिविटी 400, बाकी सबका लेस देन 355 है. ठीक है, सो वन मेटल विल बी ईद वन ऑफ पी और क्यू और आर, और एक मेटल हमारा एस होगा. ठीक है, क्योंकि एस को तो लेना ही पड़ेगा, दैट इज अवर मजबूरी है, बिकॉज दैट इज नेसेसरी. एस इज द ओनली मेटल विद थर्मल कंडक्टिविटी मोर देन 355, तो एस को तो पक्के से लेना है फॉर श्योर. और सेकंड मेटल कैन बी पी और क्यू और आर. चीपेस्ट मेटल पी है हमारा, ठीक है, और कॉस्टलीस्ट हमारा एस है. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इफ यू ऑब्जर्व द थर्मल कंडक्टिविटी फॉर पी क्यू एंड आर, फॉर द पी दैट इज 120 ओनली, फॉर क्यू 200, फॉर आर 340 एंड फॉर एस 400. अब हमको चाहिए 355. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक पी, ठीक है, क्योंकि पी चीपेस्ट है, पी चीपेस्ट है, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू टेक पी. बट प्रॉब्लम ये होगा इफ वी आर टेकिंग पी, P has a very low thermal conductivity, so due to that we'll have to take more quantity of S in proportion, because अगर एवरेज हमें 355 बनाना है तो S should be taken more, और S का कॉस्ट ज्यादा हायर है. ठीक है, so that is why even if we take the cheapest and S, the problem is that we'll have to take more of S. हमें S ज्यादा लेना पड़ेगा. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि S ज्यादा लेना पड़ेगा तो इफेक्टिव कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा पर यूनिट. So that is why best approach will be to take Q and R and S, because R has very close thermal conductivity to 355. 340 है, 355 हमें चाहिए, तो R का क्वांटिटी ज्यादा होगा, S का क्वांटिटी कम होगा. इफेक्टिवली यहाँ पे हमारा दिस विल बी चीपेस्ट, दिस विल बी चीपेस्ट. ठीक है, सो पहले R और S का देख लेते हैं, उसके बाद में समझ लेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है. P और S का भी एक बार उसके बाद में फाइंड आउट कर लेंगे. सिमिलरली Q और S का भी देख लेंगे. ठीक है, सो फॉर R एंड S कितना रेशियो लेना पड़ेगा? For R, thermal conductivity is 340, for S is 400, average we need 355. So that will be 45, 400 minus 355, 45, and here 355 minus 340, 15. यानी 3:1 should be the ratio. यानी कि 3 units of R and only 1 unit of S. Only 1 unit of S. तो S हमें बहुत ही कम लेना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट बहुत हाई नहीं जाएगा. ठीक है, सो क्या हमारा रेशियो आ जाएगा? इफेक्टिव कॉस्ट विल बी 3 इंटू 120 प्लस 1 इंटू 250 डिवाइडेड 4, यानी कि 360 प्लस 250 बाई 4, which is 610 by 4, $152.5 per kg. This will be our cost for R and S. ओके, तो ऑप्शन ए तो पक्के से आंसर नहीं है, और 152.5 हमारा आंसर आ रहा है. क्लियरली बाकी सबके लिए ऑप्शन देख पा रहे होगे कि आंसर हमारा ज्यादा आ रहा है कॉस्ट. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने मिक्स किया पी और एस को, और ऑब्वियस रीजन है क्योंकि बाकी सारे के सारे केसेस में एस की क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी, और एस की क्वांटिटी ज्यादा लोगे तो एवरेज कॉस्ट विल डेफिनेटली बी इंक्रीजिंग, इवन इफ दूसरा क्वांटिटी, दूसरा चीज हमारा, दूसरा आइटम इज सेकंड बेस मेटल इज चीपर, बट द प्रॉब्लम इज कि एस का क्वांटिटी विल बी हायर. फॉर एग्जाम्पल पी एंड एस को लिया हमने, सो फॉर पी थर्मल कंडक्टिविटी 120 है, एस के लिए 400 है, एवरेज चाहिए हमें 355. सो 400 माइनस 355 इज 45, एंड 355 माइनस 120 इज 235. तो देख पा रहे हो रेशियो कितना आ रहा है. ठीक है, इफेक्टिवली दिस रेशियो वी नीड टू टेक अराउंड 1 यूनिट ऑफ पी एंड देन मोर देन 5 यूनिट्स ऑफ एस. सो डेफिनेटली कॉस्ट हमारा हायर आना ही आना है. क्लियर है वो बात, है कि नहीं? बिकॉज बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत थोड़ा सा पी ले रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एस, दैट इज वाई एवरेज विल डेफिनेटली बी हायर. सेम फॉर क्यू एंड एस ऑल्सो, वहाँ पे इतना हाई नहीं होगा, बट अल्टीमेटली वहाँ पे भी हाई रहेगा. ठीक है, इफ यू टेक क्यू एंड एस, तो 200, 400, 355,
So 45 and 155. So again, more for 1 unit of Q, we need to take almost 3.5 units of S. So still very high, isn't it? और इस केस में क्या हो रहा है कि फॉर आर एंड एस, आर हम 3 यूनिट्स ले रहे हैं और एस को ओनली 1 यूनिट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस विल बी द चीपेस्ट फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन, along a road lie an odd number of stones placed at an interval of 10 meters. These stones have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried out the job starting with the stone in the middle, carrying stones in succession, thereby covering a distance of 4.8 kilometer. Then number of stones क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम इज 4.8 किलोमीटर्स, और ये जो स्टोन्स है सारे के सारे ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, मिडिल स्टोन के अराउंड पे ऑलरेडी ही इज देयर एट द मिडिल स्टोन, एंड ही कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट टाइम, एंड द जॉब इज टू स्टार्ट विद द स्टोन इन द मिडिल एंड कैरिंग आउट स्टोन्स इन द सक्सेशन, और सबको कहाँ पे अरेंज करना है? अरेंज अराउंड, असेंबल अराउंड द मिडिल स्टोन। तो पहले डायग्राम समझते हैं थोड़ा सा। लेट अस से दिस इज द मिडिल स्टोन वेयर ही इज स्टैंडिंग ऑलरेडी। देन सिंस ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स आर देयर, तो अराउंड लेफ्ट हैंड साइड में जितने स्टोन्स होंगे उतना ही राइट हैंड साइड में स्टोन होंगे फॉर मिडिल स्टोन, बिकॉज दैट इज द मिडिल स्टोन। मिडिल स्टोन का मतलब तो वही हुआ ना कि मिडिल पे ही नहीं है तो मिडिल स्टोन कहाँ हुआ? ठीक है, तो सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज वन स्टोन ऑन वन साइड, तो देयर विल बी वन स्टोन, तो सिमिलरली देयर विल बी एन नंबर ऑफ स्टोन्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एन नंबर ऑफ स्टोन्स ऑन बोथ साइड्स। दूसरा साइड थोड़ा सा शॉर्ट बना दिया है, तो इसको भी उस हिसाब से अरेंज कर देते हैं। टोटल n number of stones on both sides of middle stone, and on this side लेफ्ट साइड एंड ऑन राइट साइड, और फिर एक स्टोन मिडिल में है, टोटल स्टोन्स विल बी 2n+1। ओके, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन्स इज 10 मीटर्स। 10 मीटर्स। अब किसी एक साइड से काउंटिंग करते हैं, देखो मिडिल स्टोन इज ऑलरेडी इन द मिडिल, सो उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर दैट विल बी इक्वल टू 0। उसके लिए तो कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करनी है, तो फॉर श्योर 0 है। किसी एक साइड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या आना है? मिडिल पे ही आना है। फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू दिस स्टोन, सो ही विल बी गोइंग टू दिस स्टोन एंड देन ही विल बी कमिंग बैक, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 10+10। देन फॉर द सेकंड स्टोन ही विल बी गोइंग 20 मीटर्स एंड देन कमिंग बैक। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में जाओ अल्टीमेटली काम तो वही करना है, सारे के सारे स्टोन्स को कलेक्ट करना है और एक बार में एक ही स्टोन कलेक्ट करना है। सो फॉर द सेकंड स्टोन दिस विल बी 20 distance will be going and 20 coming back. For the third, this will be 30 plus 30, and for the nth, this will be 10n. nth की distance क्या होगा? That distance, total distance will be 10n. So 10n he will be going plus 10n coming back, and same for stones lying on the left side. The total distance will be 2 times of this. ठीक है, और मिडिल वाले का 0 है तो एक बार 0 और ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, 0 से तो कोई फर्क, ऐड करने से तो फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो 2 times of 20 plus 40 plus 60 till 20n। 20 फिर 20 कॉमन आ जा रहा है, तो ले लो कॉमन, तो 40 टाइम्स ऑफ 1 plus 2 plus 3 till n, and this total distance is equal to 4.8 kilometers or 4,800 meters। 40 times of 1 plus 2 plus 3 till n, that is 4,800 meters। सॉल्व कर लेते हैं इसको। So sum of 1 plus n, 1 to n is n to n into n plus 1 by 2, 40 into n into n plus 1 by 2, that is equal to 4800। 2 से बचा 20 और 20 से कैंसिल होकर यहाँ बचा 240, तो n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 240। अगेन इसको एक्सपेंड करोगे, जैसे ओपन करोगे n इंटू एन प्लस वन को, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इन n। ठीक है, बट सिंस n इज पॉजिटिव नंबर ईयर, हमारे पास क्या है? n नंबर ऑफ स्टोन्स है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि 2 पॉजिटिव नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड प्रोडक्ट इज 240, तो क्या होगा? 15 इंटू 16। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। मान लो तुमने n इज 10 पुट किया, तो n इज 10 पे क्या आएगा? 10 इंटू 11 आया 110, तो डेफिनेटली हमें चाहिए n लार्जर चाहिए 10 से। n इज 12 पुट किया, 12 इंटू 13 156 लार्जर चाहिए। n इज 16 पुट किया, 16 इंटू 17 256 प्लस 16 272, इससे छोटा चाहिए। तो n इज 15 पुट करोगे, 15 इंटू 16 240 आ जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से अपनी वैल्यूज पे पहुंच जाओगे। अब डेफिनेटली अगर यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ स्टोन्स नहीं होता तो एक सॉल्यूशन होता हमारा -16 इंटू -15, बट सिंस n इज नंबर ऑफ स्टोन्स,
तो दिस विल बी द ओनली आंसर 15 इंटू 16, यानी कि n हमारा इक्वल टू 15 होगा। n प्लस 1 16 आ रहा है ना, तो n हमारा इक्वल टू 15 होगा, और n 15 है, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स विल बी 2 इंटू 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 31। 31 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, आंसर हमारा 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the areas of two similar triangles are 7 minus 4 root 3 centimeter square and 7 plus 4 root 3 centimeter square respectively. The ratio of their corresponding sides is approximately what? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, एरिया का रेशियो, हम एरिया की वैल्यूज गिवन है तो वहां से रेशियो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो सिंस दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, इफ ट्राइंगल 1 is similar to triangle 2, so we can say that area of triangle 1 upon area of triangle 2 will be equal to side ratio of these two triangles whole square। ठीक है, अब चाहे साइड का रेशियो हो, चाहे हाइट्स का, एल्टीट्यूड्स का रेशियो हो, वेदर दैट इज अ रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस और रेशियो ऑफ इन रेडियस, ऑल दोज आर इक्वल। तो एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू साइड रेशियो होल स्क्वायर, एंड एरिया का रेशियो वी कैन फाइंड आउट दैट दिस इज इक्वल टू 7 minus 4 root 3 अपॉन 7 plus 4 root 3। तो अगर हमें साइड का रेशियो चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा अल्टीमेटली, कि s1 by s2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 4 root 3 अपॉन 7 plus 4 root 3। ठीक है, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे एक पार्ट जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, दैट इज 4 root 3। ठीक है, सो 4 root 3 दिख रहा है और एक पार्ट दिख रहा है 7। सो जो रूट दिख रहा है दैट मस्ट बी 2ab in plus when we are talking about 7 plus 4 root 3, or in minus when we are talking about 7 minus 4 root 3। तो कंपेयर करा लो। ठीक है, सो इफेक्टिवली 4 root 3 is 2ab पार्ट एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 7। अब ब्रेक करने की कोशिश करो, अगर 2ab हमारा 4 root 3 है तो a इंटू बी विल बी इक्वल टू 2 root 3 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो कैन बी ब्रेक 7 इंटू 4 प्लस 3, क्योंकि a कैन बी 2 एंड b कैन बी रूट 3। ठीक है, सो इफेक्टिवली हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। फर्स्ट केस में दिस विल बी 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 प्लस 4 7 प्लस 2 इंटू रूट 3 विच इज 4 रूट 3। तो यस, मैच कर रहा है परफेक्टली। तो यानी कि क्लियरली दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हट जाएगा फिर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, दिस विल बी रेशियो of sides। 2 minus root 3 upon 2 plus root 3 will be ratio of sides। This will be our answer। बट आंसर में कहीं पे ये वैल्यू तो गिवन नहीं, आंसर में अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज गिवन है 0.732, 0.366, 0.146, 0.076। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो और अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल दो। रूट 3 इज इक्वल टू 1.732। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस, तो 2 minus root 3 upon 2 plus root 3, so 2 minus 1.732 will be roughly 0.268 and 2 plus root 3 will be 3.732। 0.268 divided by 3.732, so this is definitely coming out to be less than 0.1। 0.1 से छोटी वैल्यू आ रही इफेक्टिवली है कि नहीं, 0.268 बाई 3.732। ठीक है, हटा दोगे डेसिमल तो भी ये बचेगा 268 बाई 3732। Isn't it? This is definitely lesser than 1/10। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, बिकॉज वही एक ऑप्शन है दैट इज लेसर देन 1/10। क्लियर है बात? ठीक है, सेकंड अप्रोच ये हो सकता था कि थोड़ा सा इसको रैशनलाइज कर लो, पहले शक्ल थोड़ी सी बेटर बना लो। तो फॉर दैट यू कैन मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 minus root 3। So numerator will be 2 minus root 3 whole square। In that case, numerator will be 2 minus root 3 whole square। और 2 minus root 3 whole square क्या होगा? That is 7 minus 4 root 3। Numerator is 7 minus 4 root 3 in that case। और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा a minus b into a plus b, that is a square minus b square, यानी कि 2 square minus root 3 square, that is 4 minus 3 which is equal to 1। तो डिनोमिनेटर हमारा 1 ही हो गया, तो आंसर हमारा 7 minus 4 root 3 आ जाएगा। और रूट 3 is 1.732, तो दिस विल बी 7 minus
4 इंटू 1.732, देखो आंसर तो एक ही निकलना है, अप्रोचेज हम देख रहे हैं बस। तो 7 माइनस 4 इंटू 1.7 6.8, तो रफली दिस विल बी 6.800 एंड 128, 6.924, रफली दिस इज 0.076, ठीक है, रफली 0.076, क्लियर है? ओके, हालांकि क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया था, इतने से हम आंसर निकाल सकते थे, बहुत क्लोज वैल्यूज होती हैं तब फिर हमें इतना एफर्ट करना पड़ता। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the value of m which satisfies 3m square minus 21m plus 30 less than 0? 3m square minus 21m plus 30 less than 0. Okay. Straightforward question. This is. पहले तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 तो पहले ही खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो दिस इज 3 इंटू एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 लेस देन 0। तो 3 तो अपना कांस्टेंट है, तो इफेक्टिवली एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 लेस देन 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू m माइनस 2 इंटू m माइनस 5 लेस देन 0. तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 and 5, एंड वी नीड नेगेटिव वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। व्हेन m इज ग्रेटर देन 5 तब तो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट, सो इफेक्टिवली m शुड बी बिटवीन 2 and 5. Answer should be that m is between 2 and 5. Option C will be the answer. Clear? Okay. Next one. The water from a roof 9 square meter in area flows down to a cylindrical container of 900 centimeter square base. To what height will the water rise in a cylinder if there is a rainfall of 0.1 millimeter? अब हमें कुछ डायमेंशंस मीटर में दिए हैं, स्क्वायर मीटर में, सम इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सम इन मिलीमीटर, और वी हैव टू फाइंड आउट वाटर राइज इन सिलेंडर। तो हमें सारी की सारी डायमेंशंस को एक में लेके आना पड़ेगा। सो वेदर यू कैलकुलेट दैट इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स और इन मिलीमीटर्स, दैट इज योर योर टेक, बट हम किसी एक डायमेंशन में लेके आएंगे सारी चीज़ों को, तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट कंपेयर दैम। और टोटल वाटर का वॉल्यूम विल बी सेम, जब वो सिलेंडर में आएगा तब भी, और जब वो रूफ से गिरा होगा तब भी। तो रूफ का एरिया इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेनफॉल इज 0.1 mm, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटरफॉल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। ओके, सो वाटरफॉल कितना होगा? एरिया ऑफ द रूफ मल्टीप्लाइड बाई रेनफॉल, हाइट ऑफ द रेनफॉल। सो एरिया ऑफ द रूफ इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर मीटर्स, सो मीटर में ही सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 9 स्क्वायर मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, दैट विल बी वॉल्यूम, और हाइट हमारा है 0.1 mm, यानी कि 1/10 मिलीमीटर है। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1/1000 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 1/1000 ऑल्सो, ठीक है। नाउ दिस इज द मीटर क्यूब, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, और हमें एरिया बेस का गिवन है फॉर सिलेंडर, सो सिलेंडर का वॉल्यूम विल बी बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट फॉर एनी पिरामिड। एरिया वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट, पहले एरिया बोल दिया था क्या? वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, फॉर एनी पिरामिड वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, सो बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/100 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सो 900 इज द एरिया, इन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डिवाइड बाई 100 स्क्वायर कर दोगे, अब मीटर स्क्वायर में आ गया, और हाइट h मान लेते हैं, दिस ऑल्सो विल बी इन मीटर्स, ठीक है। तो अब वॉल्यूम हमारा बोथ साइड्स पे मीटर्स क्यूब में है। अब इक्वेट कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 100 स्क्वायर इज 10,000, एंड यहाँ पे भी 10 into 1000 इज 10,000, कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 100। तो 1 इज इक्वल टू 100 इंटू एच, तो एच विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/100 मीटर्स, which will be equal to 1 centimeter. So rise of height in the cylinder will be equal to 1 centimeter,
ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही कैलकुलेशन चाहते थे तो सेंटीमीटर में भी कर सकते थे, अगर मीटर में नहीं करना तो सेंटीमीटर में कर लेते। आंसर तो अपना सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ही आना था। ठीक है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है रूफ का एरिया है 9 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 9 स्क्वायर मीटर इज द एरिया फॉर रूफ। तो 9 इंटू मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड राइज इन रेनफॉल कितना हुआ है 0.1 mm, यानी कि 1/10 मिलीमीटर है, और सेंटीमीटर में करना है तो 1/10 से फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटू 1/10 इंटू 1/10 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज अवर वॉल्यूम। और सेकंड केस में 900 तो क्लियरली सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, और हाइट हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा तो इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो 900 से 900 कैंसिल आउट कर दिया, 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। सो अल्टीमेटली h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ऐसा इसलिए कर सकते थे बिकॉज ऑप्शन सारे के सारे हमें सेंटीमीटर्स में गिवन, अपार्ट फ्रॉम दिस वन ऑप्शन विच कैन बी सेड 10 सेंटीमीटर। ओके, बस ध्यान में रखना है कि सारी वैल्यूज एक डायमेंशन में होनी चाहिए। यहां पे गलती की तो फिर क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a clock loses 12 minutes every 24 hours. It is set right at 7:25 p.m. on Monday. What will be the time when clock shows 3:15 p.m. the following day? Clock is showing 3:15 p.m. the following day. तो what will be time? यानी कि एक्चुअल टाइम क्या होगा, क्योंकि क्लॉक शो कर रहा है और क्लॉक लूज कर रही है टाइम। ठीक है, दो चीजें हो गई ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, वन इज द एक्चुअल टाइम एंड वन इज द क्लॉक टाइम। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है हमें अल्टीमेटली क्लॉक टाइम। दिस इज क्लॉक टाइम नॉट एक्चुअल टाइम, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एक्चुअल टाइम। ठीक है, दो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, फंडामेंटली वेरी इजी। क्यों इजी है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बता रहा है कि क्लॉक इज लूजिंग टाइम। तो इफ क्लॉक इज लूजिंग टाइम, so that implies in 24 hours clock is losing 12 minutes, यानी कि क्लॉक अगर टाइम लूज कर रहा है सो आफ्टर अ वाइल, ठीक है, आफ्टर अ वाइल क्लॉक टाइम एंड एक्चुअल टाइम में क्लॉक टाइम लेसर होगा कि हायर होगा, क्लॉक टाइम लेसर हो जाएगा क्योंकि लूज कर रहा है। ठीक है, अनलेस हम बहुत सारे दिन के बाद में देखें कि इतना लूज कर जाए कि वो 12 आवर्स ही लूज कर गया। ठीक है, तो उसके बाद की बात अलग है, क्योंकि 12 आवर्स लूज कर गया तो उसके बाद फिर वो टाइम ज्यादा देखेगा, बट अदरवाइज क्लॉक टाइम विल बी लेसर देन एक्चुअल टाइम। क्या ये क्लियर है? क्योंकि इतनी सी बात अगर क्लियर है तो क्लॉक टाइम इज 3:15 PM on the following day, so definitely this will be lesser than the actual time. So actual time will be higher than 3:55 PM, 3:15 PM. It will be more than 3:15 PM. So it cannot be option A, it cannot be option B, it cannot be option C. So it will definitely be option D. तो हमें कैलकुलेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है अगर इतनी सी बात समझ ली है तो। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट सिनारियो, बट अभी सॉल्व भी करेंगे। बट अदरवाइज क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि विद ऑप्शंस दिस वॉज वेरी इजी, बिकॉज क्लियरली ऑप्शन ए बी और सी वर नॉट द आंसर्स, बिकॉज क्लॉक इज लूजिंग टाइम। तो एक्चुअल आंसर विल बी डेफिनेटली मोर देन 3:15, क्योंकि हमें क्लॉक टाइम गिवन है। एक्चुअल टाइम गिवन होता तब फिर लेसर आंसर होता। ठीक है, बट हमें क्योंकि क्लॉक टाइम गिवन है तो हमें एक्चुअल आंसर फाइंड आउट करना है विच विल बी हायर देन 3:15 PM, क्योंकि ये लूज करने के बाद का सिनारियो है। ठीक है, अब एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे, पहला फंडामेंटल है दैट इन 24 आवर्स क्लॉक इज लूजिंग 12 मिनट्स। 24 आवर्स क्लॉक इज लूजिंग 12 मिनट्स, 24 आवर्स इज 1440 मिनट्स। तो इन 1440 मिनट्स क्लॉक इज लूजिंग 12 मिनट्स। 12 से सिंप्लीफाई कर लिया तो दिस विल बी 120, यानी कि इन 120 मिनट्स क्लॉक विल बी लूजिंग 1 मिनट ओनली। ठीक है, 1 मिनट ओनली। सो व्हेन देयर इज एक्चुअली 120 मिनट्स इन एक्चुअल टाइम, तो क्लॉक में टाइम क्या शो करेगा, 1 मिनट लेसर शो करेगा बिकॉज क्लॉक इज लूजिंग 1 मिनट टाइम। तो 119 मिनट्स शो करेगा क्लॉक पे, एक्चुअल टाइम इज 120 और क्लॉक पे शो करेगा 119 मिनट्स। ठीक है, तो अगर क्लॉक टाइम हमें गिवन होगा, फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हमें क्लॉक टाइम गिवन है, तो क्लॉक टाइम गिवन है तो हम 119 मिनट्स के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट ऐड कर देंगे, तब तो हम एक्चुअल टाइम पे पहुंच पाएंगे। और अगर एक्चुअल टाइम गिवन होता है तो हर 120 मिनट्स के लिए हम 1 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देते हुए क्लॉक टाइम मिल जाता। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अगर मैं एक्चुअल टाइम गिवन होता 120 मिनट्स के लिए, फॉर एक्चुअल टाइम ऑफ 120 मिनट्स क्लॉक टाइम इज 119 मिनट्स। तो इफ एक्चुअल टाइम इज गिवन 120 मिनट्स, फॉर एवरी 120 मिनट्स विल बी सब्ट्रैक्टिंग 1 मिनट टू फाइंड आउट द क्लॉक टाइम। But if clock time is given, so for every 190 minutes, we'll be adding 1 minute to find out actual time.
और हमें गिवन क्या है इस केस में, क्लॉक टाइम गिवन है, ठीक है। तो पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं फ्रॉम 7:20, क्योंकि 7:20 PM पे हमने क्या किया, इट वॉज सेट राइट। तो एट 7:20 PM ऑन मंडे क्लॉक टाइम एंड एक्चुअल टाइम बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर सेट राइट ही नहीं किया हो तो आंसर कैसे पता लगाओगे। तो वहां से ही हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं 7:20 PM ऑन मंडे, एंड दिस सेकंड टाइम इज ऑन फॉलोइंग डे यानी ट्यूसडे। तो 7:20 PM ऑन मंडे टू 7:20 AM ऑन ट्यूसडे। पहले तो देख लेते हैं, दिस इज 12 आवर्स, 12 आवर्स तो यहीं पे हो गए। एंड देन फ्रॉम 7:25 AM हम कहाँ पे जा रहे हैं, 3:15 PM पे। 3:15 कैन बी सेड एज 15:15, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 12 ऐड करते ही 15:15 PM, ठीक है। 15:15 कर लिया, यानी कि कितना ऐड हुआ, कितने आवर्स ऐड हुए, 8 आवर्स माइनस 10 मिनट्स, तो दिस विल बी प्लस 7 आवर 50 मिनट्स, 7 आवर 50 मिनट्स। और ये क्लॉक टाइम की बात है, सारा का सारा टाइम ऐड कर देते हैं, 12 आवर्स प्लस 7 आवर 50 मिनट्स। तो टोटल टाइम हमने कितना ऐड किया है, 12 प्लस 7 और 19 आवर्स 50 मिनट्स, और दिस इज क्लॉक टाइम, ठीक है। 19 आवर 50 मिनट्स, दिस विल बी 19 इंटू 60 प्लस 50, और या 20 इंटू 60 माइनस 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1190 मिनट्स इन टोटल। एंड फॉर 119 मिनट्स वी नीड टू ऐड 1 मिनट, बट यहाँ पे उसका 10 टाइम्स है, तो कितना ऐड करोगे, 10 मिनट्स ऐड कर दोगे, प्लस 10 मिनट्स ऐड कर दोगे। और 10 मिनट्स ऐड करना है किस में ऐड कर दो, टाइम में ऐड कर दो स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो टाइम में ऐड कर दो, 15 इज द टाइम ऑन क्लॉक, तो एक्चुअल टाइम विल बी, दिस इज क्लॉक टाइम, एक्चुअल टाइम विल बी प्लस 10 मिनट्स, 15:25 PM, दिस विल बी द एक्चुअल टाइम, 3:25 PM, ठीक है, 3:25 PM। 15 तो अपनी कंफर्ट के लिए लिखा था, 3:25 PM विल बी द आंसर, ओके, क्लियर है। Next question. Three bells chime at an interval of 18 minutes, 24 minutes, and 32 minutes. At a certain time, they begin to chime together. What length of time will elapse before they chime together again? Simply यहाँ पे LCM लेना है for 18, 24 and 32. LCM of 18, 24 and 32. Now 32 is 2 to the power 5 और फिर 24 है, this is 8 into 3, तो 8 तो आ ही गया, और 18 is 2 into 9. तो क्लियरली हमारा एलसीएम होगा 32 विच इज 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, मैक्सिमम पावर ऑफ 3, 2 और 3 के अलावा कोई तो है ही नहीं पावर, तो 32 into 9 is equal to 288. 288 minutes is the LCM. So they'll be chiming again after 288 minutes, which is 4 hour 48 minutes. Option B is the answer. Okay. Next question. Answer the questions based on following information. Given हमें 3 functions are given. LE x comma y, that is a function on x and y, and that implies least of x and y हमें रिजल्ट निकालना है। MO x implies mod of x, ठीक है, और ME x comma y implies maximum of x and y. So for what value of a is ME a square minus 3a comma a minus 3 is less than 0? ME क्या है, maximum, तो maximum of a square minus 3a comma a minus 3, this should be less than 0. For what values of a this will be true? a square minus 3 और a minus 3 का maximum value, जो भी maximum होगा इन दोनों expressions में से, that should be less than 0. So if maximum has to be negative, तो क्या हमारे लिए condition हमें निकालना पड़ेगा for this? Pause the video and think about it. What should be the condition for this? If maximum value of a square minus 3a and a minus 3 should be less than 0. तो अगर दो फंक्शंस है हमारे, दो एक्सप्रेशंस है हमारे, ठीक है, इफ बोथ दोज एक्सप्रेशंस आर पॉजिटिव तो उनका मैक्सिमम भी पॉजिटिव होगा, isn't it so? If both those expressions are greater than or equal to 0, so definitely maximum will also be greater than or equal to 0. If both are greater than or equal to 0, तो मैक्सिमम भी तो फिर हमारा greater than or equal to 0 ही होगा, पक्की बात है, ठीक है। If one of them is greater than or equal to 0, one is less than 0, तब मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम will be greater than or equal to 0, तब भी, ठीक है। If both are less than 0, तब मैक्सिमम भी लेस देन 0 होगा। हमें चाहिए मैक्सिमम लेस देन 0 फॉर श्योर, तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए, डेफिनेटली थर्ड कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, सेकंड में हमने दोनों कंसीडर कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे पहला वाला हो या दूसरा वाला हो, ठीक है। वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वन इज नेगेटिव, तो फिर हमारा मैक्सिमम वैल्यू या हायर वैल्यू कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नॉन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो नहीं, क्योंकि 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड केस शुड बी देयर।
बिकॉज इन थर्ड केस व्हेन बोथ आर नेगेटिव देन डेफिनेटली मैक्सिमम विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो थर्ड केस हमें कंसिडर करना है, दोनों को नेगेटिव कर दो तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा, यानी कि a² - 3a this is equal to a into a minus 3 and this should be less than 0. Similarly a minus 3 should also be less than 0. Both should be less than 0 together, तभी हमें आंसर मिलेगा। So a into a minus 3 के क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0 and 3, 0 and 3 and this should be negative. So when a is greater than 3 पॉजिटिव होगा, between 0 and 3 नेगेटिव होगा और फिर लेस देन 0 पे पॉजिटिव हो जाएगा। सो यानी कि a should be between 0 and 3 with open bracket, 0 पे नहीं और 3 पे नहीं, between 0 and 3 a will be negative and a minus 3 less than 0 में a should be less than 3। अब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि a should be between 0 and 3 and less than 3, यानी कि clearly a should be between 0 and 3। that will be our answer, option B will be the answer, that a should be between 0 and 3। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसे गिवन है तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, चाहते तो ऑप्शन से भी इसको किया जा सकता था, क्योंकि ऑप्शन में हमें वैल्यूज गिवन है और सारे के सारे ऑप्शन क्या है, वन ऑप्शन इज a ग्रेटर देन 3, सेकंड है 0 से लेकर 3 के बीच में, थर्ड है a लेस देन 0, फोर्थ है a इक्वल टू 3। तो वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे कि चारों रेंज की वैल्यूज पुट कर लेते, आंसर फाइंड आउट कर लेते, वो भी पॉसिबल था, बिकॉज ऑल फोर रेंजेस आर डिस्टिंक्ट, है कि नहीं, सारी रेंजेस डिस्टिंक्ट है, तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करके हमें आंसर मिल सकता है। तो वी कुड पुट a ग्रेटर देन 3, यानी कि a इक्वल टू लेट अस से 4 पुट कर दिया, a इज बिटवीन 0 एंड 3, लेट अस से a इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, a लेस देन 0 a इक्वल टू -1 पुट कर दिया, एट a इज इक्वल टू 3 पे a इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा, तो पुट करके चेक कर लो। सो एट a इज इक्वल टू 4 क्या होगा, 4 पुट करोगे तो 4 me a स्क्वायर माइनस 3 है, a इंटू a माइनस 3 यानी 4 इंटू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, कॉमा 4 माइनस 3 इज 1, me of 4 1 विल बी इक्वल टू 4 विच इज क्लियरली नॉट लेस देन 0, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड केस a इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, me ऑफ 1 माइनस 3 तो -2 एंड 1 -3 -2 अगेन, तो क्लियरली दिस इज कमिंग आउट टू बी -2 विच इज लेस देन 0, तो यस ट्रू आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं होते तो फिर हमें ज़्यादा बेटर तरीके से चेक करना पड़ता। ए इज इक्वल -3, ए इज इक्वल -1 पुट करोगे, सो एम ई ऑफ 1 + 3 4 एंड -1 -3 -4, तो दिस कम्स आउट टू बी 4, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए हमें विच इज़ नॉट लेस देन 0, तो आंसर नहीं होगा। और ए इज इक्वल टू 3 पे भी ऐसे चेक करोगे, एम ई ऑफ 8 - 3 दैट इज 0, 0, सो मैक्सिमम इज ऑल्सो 0 बट 0 इज नॉट लेस देन 0, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तब a is equal to 3 would also have been part of the answer, but not in this case. Okay, next question, for what values of a is LE a square minus 3a comma a minus 3 less than 0? जैसे ME के लिए फाइंड आउट किया है, ऐसे वी नीड टू फाइंड आउट फॉर LE, लीस्ट। ठीक है, लीस्ट ऑफ a square minus 3a comma a minus 3 should be less than 0। अब यहाँ पे भी सिमिलरली सोचते हैं, ठीक है, कि क्योंकि हमें लेस देन 0 चाहिए, तो दो केसेस हुए, इधर लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इफ बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन क्लियरली लीस्ट विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमारा काम का नहीं होगा। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वन इज लेस देन 0, तब लीस्ट क्या होगा, लीस्ट विल बी लेस देन 0, यानी कि दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, चलेगा। ठीक है, बिकॉज इफ वन इज नेगेटिव, वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लीस्ट क्या होगा, लीस्ट विल बी लेस देन 0, तो यस दैट इज फाइन। इफ बोथ आर लेस देन 0 देन ऑल्सो द लीस्ट विल बी लेस देन 0, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। तो दोनों कंडीशन चलेंगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, या तो दोनों को हम सेपरेटली कैलकुलेट करें, या बेटर क्या है, टोटल में से सब्ट्रैक्ट दिस कंडीशन इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द टू कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि दो कंडीशंस को सॉल्व करने से अच्छा है सब्ट्रैक्ट दिस वन, इसको सॉल्व कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व दिस वन एंड सब्ट्रैक्ट दिस वन, बिकॉज दिस इज वॉट वी डू नॉट रिक्वायर। ठीक है, सो a स्क्वायर माइनस 3a greater than equal to 0, which is a into a minus 3 greater than equal to 0, and similarly a minus 3 greater than equal to 0, both should hold true, वो कंडीशन निकाल लो। तो a minus 3 greater than equal to 0 कब होगा, when a is greater than equal to 3, और a into a minus 3 greater than equal to 0 कब होगा, critical points are 0 and 3, so either a is greater than equal to 3 or a is less than equal to 0। ठीक है, तो a एलिमेंट ऑफ from -infinity to 0 union from 3 to infinity,
ये केस आ गया यहाँ पे, और सेकंड केस में आ रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बोथ शुड होल्ड ट्रू टुगेदर, यानी कि ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बट ये हमको नहीं चाहिए, दिस इज नॉट डिजायरेबल, तो बस टोटल ऑल रियल नंबर्स में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट ए शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट implies that a should be less than 3. This will be our final answer, a less than 3. ओके, और लेस देन 3 कहीं पे मेंशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए लेस देन 0 एंड 0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ बी एंड सी विल बी द आंसर। ओके, आइडियली ए इज इक्वल टू 0 भी आंसर का पार्ट आएगा। एक सेकंड, ए इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, लीस्ट ऑफ, हाँ फर्स्ट पार्ट 0 आ जाएगा, सेकंड पार्ट तो -3 है, तो डेफिनेटली आ रहा है, वो भी पार्ट है। चलो मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, दैट बोथ बी एंड सी, अदरवाइज कंप्लीट आंसर होगा हमारा ए लेस देन 3, ओके, बिकॉज ए इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next one, a man purchased 40 fruits, apple and oranges for rupees 17. Had he purchased as many oranges as apples and as many apples as oranges, he would have paid rupees 15. Find the cost of one pair of an apple and an orange. The total purchased fruits are 40 and apples and oranges for rupees 17. Some are apples, some are oranges, but total number of fruits is 40. और total cost उसका कितना है, rupees 17. Had he purchased as many oranges as apples and as many apples as oranges, he would have paid rupees 15. ओके, तो मान लेते हैं कि एप्पल्स ही परचेज इज इक्वल टू ए एंड ऑरेंजेस ही परचेज इज इक्वल टू बी, एंड इफ दैट इज द केस, तो ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 40, एंड देन एक्स, दिस इज द क्वांटिटी नंबर एंड प्राइस per unit, let us say that is equal to x for apples and y for oranges, so ax plus by, this is equal to 17. This is our first equation, this is our second equation, एंड देन अगर उसने जितने एप्पल्स परचेज किए उतने ऑरेंजेस किए होते हैं, जितने ऑरेंजेस किए उतने एप्पल्स किए होते हैं, यानी कि एप्पल और ऑरेंजेस का क्वांटिटी स्वैप कर दो, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 40 विल बी देयर स्टिल, बट क्वांटिटी इज स्वैप्ड, तो नाउ इक्वेशन विल बी बी एक्स प्लस ए वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 15, थर्ड इक्वेशन। एंड इफ यू एड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, बिकॉज जैसे ही हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दिस विल बी ए प्लस बी टाइम्स एक्स, similarly coefficient of y b plus a, which is also a plus b, तो plus a plus b times y, that is equal to 17 और 15 32, a plus b कॉमन आ जाएगा, तो a plus b into x plus y, this is equal to 32, and a plus b is equal to 40, so put that, so 40 times of x plus y is 32, so x plus y will be 32 by 40, which is 4 by 5, which is 80 पैसा, 80 पैसे, 0.8 rupees और 80 पैसे, option B will be the answer. Okay. Next question. How many arrangements can be formed out of the letters of the word examination so that vowels always occupy odd places? Examination के कितने arrangements we can form so that vowels always occupy odd places? Examination has number of letters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 11. 11 in total. Okay, 11 in total. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And how many vowels are there? Examination has E, then A, I, again A, 2 A's, again I, 2 I's, and O. So total 6 vowels are there. 6 vowels. And consonants are X, M, N, T, and one more N. Total 5 consonants and 6 vowels. ठीक है, और odd places भी 6 हैं, 1, 3, 5, 7, 9 and 11. Odd places भी 6 हैं, तो in these 6 odd places, this is odd, this is odd, 6 odd places और हमारे पास 6 vowels हैं, तो vowels को हमें odd places पे ही अरेंज करना है, तो on all 6 odd places we will have to arrange vowels. Number of ways of arrangement क्या आ जाएगा, 6 factorial for vowels, 6 factorial, ठीक है, यहाँ पे vowel हमें अरेंज करने हैं इन सब जगह पे, 6 factorial, but since out of these 6 vowels 2 are same, दो के पेयर बन रहे हैं हमारे, 2 are A's and 2 are I's, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा फॉर A's एंड डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल फॉर I's,
सिमिलरली अब हमारे पास जो 5 कॉन्स्टेंट्स बचे हैं उनको रिमेनिंग प्लेसेस पे अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ वेज वैल्यू 5 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई, सिंस देयर आर 2 n's तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे. So 6 factorial, which is 720 by 4, which is 180, and 5 factorial, which is 120 by 2, 60. 180 into 60 will be 10800. 10,800 ways will be there in total. 10,800, which is option C. Okay. Clear? Next question. A month is chosen at random from January 2026 to December 2030. Then what is the probability of it having even number of days? Randomly, we have chosen a month from January 2026 to December 2030. Then what is the probability of it having even number of days? Even number of days कब होंगे? When either the month has 28 days, which is in case of February, and 30 days. Okay, so every year we have 4 months with 30 days. Okay, 4 months with 30 days out of 12, and 28 days are there in February, except when it is a leap year. So from January 2026 to December 2030, total months कितने हैं? Total months are there are 12. Total 5 years हैं, तो 5 into 12, 60 months. So out of these 60 months, 4 months every year are having 30 days. So 4 into 5, 20 months are there which have 30 days. And out of these 5 years, only 1 year is a leap year, 2028. Only 1 year is a leap year. So there are 4 months which have 28 days February. 4 months or 28 days. टोटल काम के मंथ्स कितने हो गए? 20 months plus 4 months, 24 months. तो 24 out of 60. Okay. Answer will be 24 by 60, which is 2 by 5. Is this clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A cyclist drove 1 kilometer with the wind in his back in 3 minutes and drove the same way back against the wind in 4 minutes. If we assume that the cyclist always puts constant force on the pedals, how much time would it take him to drive 1 kilometer without wind? So 1 kilometer he drove with the wind in 3 minutes and drove the same way back against the wind in 4 minutes. If we assume that the cyclist always puts constant force, so how much time would it take for him to drive 1 kilometer without wind? तो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में डिस्टेंस तो सेम है. And if distance is same, time and speed will be inversely proportional. Time in first case is 3 minutes, in second case that is 4 minutes. तो हम डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं. 1 किलोमीटर गिवन है, बट फॉर सिंप्लिसिटी सेक वी कैन अज्यूम द डिस्टेंस. ठीक है, तो वी कैन से दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 into 4, 12 यूनिट्स. दैट इज डिस्टेंस. सो इफ डिस्टेंस इज 12 यूनिट्स, स्पीड क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में स्पीड विल बी 4, सेकंड केस में स्पीड विल बी 3, और फर्स्ट केस में ही इज ड्राइविंग विद विंड इन हिज बैक, यानी कि विंड इज इन हिज सपोर्ट, इन हिज डायरेक्शन. ठीक है, सो फर्स्ट केस में स्पीड ऑफ द साइकिल प्लस स्पीड ऑफ विंड, सेकंड केस में स्पीड ऑफ साइकिल माइनस स्पीड ऑफ विंड बिकॉज ही इज ड्राइविंग अगेंस्ट द विंड. तो यहां से क्या साइकिल का स्पीड नहीं मिल पाएगा हमको? बिल्कुल मिल जाएगा. सी प्लस डब्ल्यू इज 4, सी माइनस डब्ल्यू इज 3. अब ये वैल्यूज हमने रैंडमली अपना डिस्टेंस माना है, तो उसके बेसिस पे ये वैल्यूज लिए हैं सो दैट सॉल्व हम कैसे कर सके अपना क्वेश्चन. तो यहाँ से ऐड बोथ दीज, ऐड करते ही हमारा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा. 2c इज इक्वल टू 7, तो c इज इक्वल टू 7/2, और डिस्टेंस हमारा 12 है भाई लास्ट केस में भी. तो हमारा अल्टीमेटली टाइम आ जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू 12/7/2, which will be 24/7, which is 3 and 3/7 minutes. Answer will be 3 and 3/7 minutes. Okay. Is that clear? This is one of the approaches to solve such a question. Second approach क्या हो सकता था? Because जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि दिस इज सिमिलर टू दैट एस्केलेटर वाला प्रॉब्लम, कि
जो हमें स्पीड्स हैं 3 स्पीड्स, दोज आर इन एपीज, है कि नहीं? स्पीड्स हमारी एपी है। तो फर्स्ट केस में क्या है, साइक्लिस्ट प्लस विंड, देन साइक्लिस्ट अलोन विद नो विंड, एंड थर्ड केस साइक्लिस्ट माइनस विंड। तो स्पीड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट आर देयर वैल्यूज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो जरूरी नहीं है, बट स्पीड्स हमारी एपी में है तो टाइम विल ऑलवेज बी इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो गए। और टाइम वैल्यूज हमें गिवन है फर्स्ट केस में दैट इज 3 मिनट्स, थर्ड केस में 4 मिनट्स। वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू व्हेन cyclist is driving putting a constant force on the pedal and how much time will it take him to drive 1 किलोमीटर विदाउट विंड। विदाउट विंड यानी कि W0 है उस केस में, ठीक है, W है ही नहीं वहाँ पे, तो हमारा उस केस में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम वैल्यू विल बी इक्वल टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन दैट केस विच विल बी 2ab अपॉन a plus b, यानी कि 2 into 3 into 4 अपॉन 3 plus 4। हार्मोनिक मीन इज 2ab अपॉन a plus b for a and b। So 2 into 3 into 4 divided by 3 plus 4 which is 24 by 7, 3 and 3 by 7 minutes। Okay, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी बातें क्लियर हुई होंगी। किसी भी क्वेश्चन में इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट दैट डाउट एज वेल, एंड आल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा ये सेशन तुमको, ठीक है? और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।